आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। आज की ये स्पेशल एपिसोड बहुत ज़्यादा ख़ास है। स्पेशल भी है और ख़ास भी है। उसकी दो वजूहात हैं। सबसे पहली बात कि आज जो गेस्ट मैंने इस प्रोग्राम के लिए लाइनअप किया था वो थे सरदार नबील अहमद ख़ान गबूल साहब। इज़्ज़त माब इसलिए भी कि मैं अपने हर मेहमान को इज़्ज़त की निगाह से ही देखता हूँ और ज़ाहिर है कि ये करना भी चाहिए, अखलाकियात का तकाज़ा है। लेकिन न जाने क्यों ऐन वक्त पर मेरे नामा अमाल की स्याही नबील गबूल साहब को मुझसे इस सीट से दूर ले गई और आज ये खाली सीट इस प्रोग्राम में मेरा और आपका मुंह चिढ़ा रही है। गालिबन मेरे प्रीवियस प्रोग्राम्स की क्लिप्स जो हैं वो शायद नबील गबूल साहब तक पहले ही किसी मुरीद ने पहुंचा दी थी, जिसकी वजह से नबील गबूल साहब वादा करने के बाद, वादा दोहराने के बाद, टेलीफोन पर कंफर्मेशन देने के बाद 11th आवर पर जिस तरह उन्होंने लियारी के लोगों को मुतअद्दिद मरतबा डिच किया, हमें आमने सामने की टीम को भी डिच कर गए। लेकिन इस मरतबा गलती सिर्फ ये थी कि प्रोग्राम का एंकर नूरुल आरफीन सिद्दीकी था, प्रोग्राम का नाम आमने सामने था, चैनल अब तक था। ये किसी को पता भी नहीं होता कि इस प्रोग्राम में आज कौन मेहमान आने वाला है। ये मेरे और मेरी टीम के दरमियान की बात थी। लेकिन आज यहाँ इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे ये चीज़ इस्टेब्लिश करने का मकसद ये था कि मैं ये बता सकूं कि हमारे ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो पब्लिक ऑफिसेज़ को होल्ड करते हैं, उनका रवैया कितना संजीदा है टुवर्ड्स अस, टुवर्ड्स देयर पब्लिक सपोर्ट, टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री। ये प्रोग्राम में शिरकत करने या ना करने की बात नहीं है, ये बात है एक कमिटमेंट की। वो इंसान क्या जो अपनी कमिटमेंट को पूरा ना कर सके, वादा ईफ़ाए अहद। इस हवाले से मैंने और आपने शायद अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ रखा होगा। काश हमारी ये सियासतदान बरादरी भी, कुछ सियासतदान, सब की बात नहीं कर रहा, इन पर्टिकुलर नबील अहमद ख़ान गबूल साहब की बात कर रहा हूँ, जो इस वक्त फ़ुटबॉलर्स के साथ किसी महफिल में गालिबन चाय नाश्ता कर रहे होंगे। सर, ये प्रोग्राम आपका मोहताज नहीं है, आमने सामने आपका मोहताज नहीं है, नूरुल आरफीन सिद्दीकी को आपकी ज़रूरत नहीं है। अब तक टीवी को जो हम फेवर आपको दे रहे थे अपने इस ऑन एयर टाइम की सूरत में, हमें आपकी नशिस्त की, आपकी इस नशिस्त पर तशरीफ़ आवरी की ज़रूरत नहीं, ये प्रोग्राम आपकी ज़रूरत था। अब मैं आता हूँ नबील अहमद गबूल साहब के उस पोस्टमार्टम की तरफ जो उनके यहाँ मौजूदगी में मुझे करना था और अब गैर अखलाकियत का मुजाहरा करते हुए मुझे उनकी अदम मौजूदगी में करना पड़ रहा है। मेरे कुछ सवालात थे उस प्रोग्राम में। सबसे पहले ये मैं जानना चाहता था कि लियारी के गरीब आवाम का मसीहा एक सरदार कैसे हो सकता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। दूसरी बात, एक शख्स जो 3 मरतबा मेंबर प्रोविंशियल असम्बली रहा, एक शख्स जो 3 मरतबा मेंबर नेशनल असम्बली रहा, कैसे मुमकिन है कि उसके दस्तरस में, उसके हाथ में ये सब चीज़ें ना हो, वो लियारी में जराइम को कंट्रोल ना कर सके, वो लियारी को जराइम का गढ़ बनने से ना रोक सके, वो लियारी में गुर्बत और मुफलिसी का 0.1% रिडक्शन ना करवा सके। और अगर ऐसे लोग लियारी में पब्लिक की सपोर्ट को 3 मरतबा यानी 6 मरतबा इंजॉय करते रहे, तो मेरा ख्याल है ये लियारी के अवाम को और उससे भी पहले उन तमाम पार्टियों को, क्योंकि एक पार्टी में तो अल्हम्दुलिल्लाह नबील गबूल साहब नहीं रहे, सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया। उसके बाद उनको अचानक अल्ताफ़ भाई में बड़ी खूबियाँ नज़र आने लगीं, वो अल्ताफ़ भाई के मुरीद हो गए। अल्ताफ़ भाई के अंदर उन्होंने क्या खूबियाँ देखी, इसका अभी आपको अमली नमूना दिखाते हैं। चलाइए ज़रा जी वीडियो। मुझे अल्ताफ़ भाई की जो मेरे लिए जो उन्होंने हमेशा, मैंने कहा ना पिछले कोई 2 साल से जिस तरीके से मेरे ऊपर कोई भी मसला होता था, जिस तरह मुझे प्यार मोहब्बत दिखाते थे, मुझे फ़ोन करते थे और जो जिस तरह मजलूमों के लिए वो आवाज़ उठाते हैं, वो फ़लसफ़ा, वो चीज़ें देखकर मैं उनके हूँ। जी, आपने देख लिया। मेरा ख्याल है नबील गबूल साहब को किसी ने ये नहीं बताया था कि अल्ताफ़ भाई का फ़ोन जो है वो फ्री था, उसके चार्जेस उनको नहीं देने पड़ते थे। इस वजह से वो उनको टेलीफोन करके अपना और नबील गबूल साहब का वक्त बर्बाद करते थे। ये उनकी ज़ुबानी था कि उन्होंने MQM में शमूलियत इसलिए इख्तियार की। अब आपको बताते हैं वो वजह जिसकी वजह से सरदार नबील अहमद ख़ान गबूल साहब को अचानक अल्ताफ़ भाई से इश्क हो गया था। पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी बुरे लगने लगे थे। उसकी वजह थी वो नादिर शाही छापा जो उन्हीं की गवर्नमेंट ने, उन्हीं की पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने उनके घर पे डलवाया था। दिखाएं जी। 15 पुलिस मोबाइलों पर मुश्तमिल क्लिफ्टन टाउन पुलिस के दस्ते ने DSP दरख्शां अब्बासी की सरबराही में ख़ियाबान हिलाल में वाक़े नबील गबूल की रिहाइशगाह पर छापा मारा। पुलिस ने घर में दाखिल होने की कोशिश की तो गार्ड ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों ने घर में दाखिल होने से रोक दिया। पुलिस अफसरान ने काफी देर तक नबील गबूल के घर वालों और पर्सनल गार्ड से पूछगछ की और जाते हुए घर के बाहर गार्ड ड्यूटी पर मौजूद 4 सरकारी एहलकार अरशद अली, अली रजा, इम्तियाज और इकराम को साथ ले गए।
घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नबील गबूल के बड़े भाई सरफराज गबूल ने बताया कि पुलिस का छापा नबील गबूल की गिरफ्तारी के लिए था। जी नाजरीन, कहने सुनने की मेरे ख्याल अब कोई ज़रूरत ही नहीं रही। आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि नबील गबूल साहब को अल्ताफ़ हुसैन साहब की ज़रूरत क्यों पड़ गई थी। अब आते हैं उस वजह की तरफ जिसके बाद फिर अचानक अल्ताफ़ हुसैन साहब भी उनको बुरे लगने लगे थे, और अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के बाद फिर अचानक नबील गबूल साहब को अल्ताफ़ हुसैन साहब में क्या ऐब नज़र आने लगे थे, वो अयूब क्या थे, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। अल्ताफ़ हुसैन इस मुल्क का गद्दार है। अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो सख्त नाराज़ हैं और उन्होंने मुझे लंदन से धमकी भेजी है, आपने एमक्यूएम छोड़ी तो आपकी बोरी तैयार है। अच्छा, यहाँ दो बातें हैं। एक तो नबील गबूल साहब के साइज़ की बोरी कैसे हो सकती है, नबील गबूल साहब किस बोरी में आएंगे। दूसरी बात, अल्ताफ़ हुसैन साहब को नबील गबूल साहब को अपने रास्ते से हटा करके किस नौयत की इस नौयत की हिमाकत करने की ज़रूरत क्या थी। नबील गबूल या नबील गबूल के ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं वाले लोग अल्ताफ़ हुसैन साहब को मुझे नहीं लगता कि सूट भी करते थे या उनके लेवल के कभी थे। मुझे अल्ताफ़ हुसैन साहब से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उनकी सियासत का कोई मुरीद या मुतक़िद हूँ, लेकिन ये बात मुझे माँ सिवाय फप्ती के और कुछ भी नहीं लगती। ये था नबील गबूल साहब का पॉलिटिकल एक कैरेक्टर जिसका मुजाहरा वो वक्तन फ़वक्तन करते रहे। उसके बाद फिर नबील गबूल साहब ने दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शर्फ़ क़बूलियत बख्शा, और इससे पहले जो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताते रहे कि जी मुझे पीपल्स पार्टी ने रांदा दरगाह कर दिया, मेरे लियारी की हालत नहीं बदली, मेरे लोगों को बुला दिया गया, इस वजह से मैं ये वो पीपल्स पार्टी, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी, ये जरदारी लीग बन चुकी है। ये ऑन रिकॉर्ड है नबील गबूल साहब। उसके बाद अचानक न जाने क्या ज़रूरत पड़ गई, ये शायद वक्त का तकाजा था कि नबील गबूल साहब ने दोबारा जरदारी लीग, उन्हीं के बकौल, मैं नहीं कहता, मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। अचानक ये वफ़ादारियाँ बदल देना, ये नबील गबूल साहब की मजबूरी है, सियासी ज़रूरत है, इसका फ़ैसला तो ज़ाहिर है कि वही कर सकते हैं। अगर वो प्रोग्राम में होते तो हम उनसे जान सकते थे, लेकिन ज़ाहिर है कि इस वक्त नबील गबूल साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। कुर्सी मौजूद है, कुर्सी दोबारा दिखाइए, कुर्सी अभी तक खाली मेरा मुँह चढ़ा रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट आज हुई है। आज पाकिस्तान में JIT के हवाले से जितनी भी बातें हो रही थी उनको एक नई डायरेक्शन मिली है। पाकिस्तान में हमारे हुकूमती वज़रा ने 3 से 4 अदद कम अज़ कम कमोबेश हुकूमती वज़रा ने JIT के हवाले से आने वाली एक रिपोर्ट के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बरमला इज़हार कर दिया है, जिसके बाद जवाबुल जवाब तहरीक इंसाफ ने भी अपनी एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ देर पहले की है। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दोबारा अपने प्रोग्राम का आगाज़ यहीं से करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, नए सिरे से एक बार फिर अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मोस्ट रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। उनसे दरियाफ्त करते हैं कि आखिर इतनी उजलत क्या थी, हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर, खैरियत से हैं आप? जी खैरियत। सर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद अचानक इतनी उजलत में एक बाकायदा इतनी अजीमुशान प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसके बाद एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे मिनिस्टर का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब फरमाना, कौम को एक मैसेज देना। अब पता नहीं ये मैसेज कौम को देना मकसूद था या किसी खास फर्द या इदारे को। आपके ख्याल में इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या थी? कि हमें तो, हमारे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। हम तो बहुत दिनों से ये कह रहे थे कि जो JIT का काम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है, मुस्लिम लीग के लहजों में तलखी, तुंदी और अल्फाज में बहुत तेजी आती जा रही है। वो धमकियां देते देते पता कहाँ तक पहुंचे, और ये धमकियां या जितनी बातें वो JIT की तरफ मुंह करके कर रहे थे या आज की है, ये बेसिकली JIT को नहीं कह रहे, वो तो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं। क्योंकि ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन से हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई गिला शिकवा इनको था तो इससे पहले भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने गिले शिकवे किए, इन राइटिंग अपनी एप्लीकेशन दी, और रिजल्टेंटली इन्होंने उसमें जो भी फैसला हुआ कोर्ट ने बात सुनी। आज
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसके बाद तो बात खोल दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कहा है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इनकार करने का बड़ा सिंपल ऐलान है, ये ऐलान जंग है। अब इस ऐलान जंग की ज़रूरत क्या थी, इस पर रोशनी डालेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? करम। अच्छा सर, यहाँ मैं और कमर ज़मान कायरा समेत बहुत सारे और लोग भी, ये व्यूअर्स जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपसे ये दरियाफ्त करना चाहेंगे सर कि अचानक इतनी उजलत में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्या थी? किस इदारे को या किस फ़र्द को ये पैगाम देना मकसूद था? सब कुछ तो नॉर्मल था, फिर ये अचानक एबनॉर्मलिटी कहाँ से दर आई? जनाब शायद आप, मैं तो टीवी कम देखता हूँ, आप भी शायद कम देखते हैं। हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग होती हैं, तकरीरें होती हैं, जो और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक तमाशा लगता है। हमने तो आज हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने रखी। हमने बड़ी सिंपल बात की है कि इस JIT की जो तफ्तीश हुई है मनो अन, बगैर किसी एडिटिंग के, पाकिस्तान के अवाम के सामने टीवी पर चला देंगे, टीवी पर दे दें, लोग खुद देख लेंगे हकीकत क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हमने अपना मुकदमा पाकिस्तान के अवाम के हवाले कर दिया, क्योंकि जिस तरह JIT की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट किया गया है उस पर बहुत से शुबहात उठे थे। तो हमने कहा कि उसका एक मुफस्सल जवाब दे दिया जाए, और वो जवाब एक ही बात पर आके रुकता है कि अवाम को फैसला करने दे। जो आपने तफ्तीश की है, जो लोग पेश हुए हैं, उनसे क्या सवालात हुए, उनके क्या जवाबात दिए, वो अवाम के सामने कर। हमने कोई ऐलान जंग नहीं किया, हमने किसी की हत्या नहीं की, हमने किसी को गाली नहीं निकाली, हमने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। हमने कहा जी ये हकायक हैं जो वहां पर पेश आए, ये शुरू को शुबहात हैं जो कंडक्ट है JIT का उसके बारे में, और हम चाहते हैं कि अवाम इसका फैसला खुद करे। कायरा साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो इरशाद फरमा रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक रूटीन की एक्सरसाइज थी, इससे कोई और मतलब ना निकाला जाए। आपके ख्याल में अगर JIT ने फैसला नहीं करना कि ये चीज, ये जो इंक्वायरी हुई है ये पब्लिक होना है कि नहीं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके दरखास्त देने की जरूरत थी। और ये बात मुस्लिम लीग से बहुत पहले हम कह रहे हैं, जमात इस्लामी कह रही है कि ये सारी प्रोसीडिंग इसको बिल्कुल पब्लिक होना चाहिए, ताकि ये भी पता चले कि अंदर जाके क्या सवाल होते रहे। क्योंकि बाहर आके जो बहस छेड़ी गई, जिसको ये कहा जा रहा है कि बाहर ड्रामा लगता रहा JIT के बाहर या सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर अंदर क्या सवाल हुए JIT में, ये तो पाकिस्तान के किसी बंदे को नहीं पता, सिवाय उन लोगों के जिनसे सवाल हुए हैं या जिनको उन्होंने बताया है। बाकी जितनी बातें हुई उन्होंने बाहर आके JIT के ऊपर गर्जे बरसे हैं, अपने ऊपर गर्जे बरसे हैं, अपनी मासूमियत की बातें की हैं। उन्होंने कहा हमारे इंतकाम किए जा रहे हैं, साजिशें हो रही। उसके जवाब में एक मुबाहिसा हुआ, उसके जवाब में एक डिबेट खुली और हमने बातें की। हमारी तरफ से एक भी बहस नहीं छिड़ी, अपोजिशन की तरफ से कोई मुकालमा नहीं हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से जो बात की गई उसके जवाब में बातें जरूर हुई। अब रही बात कि जी अगर आपको यही मामला था, आपने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे, वो खतरी ज्यादा है क्या भाई? खतरी ज्यादा को तो आप कहीं से आउट ऑफ व्यू निकाल के ले आए थे, वो तो उसका तो कहीं तो उसकी दास्तान ही पूरी दास्तानों में कहीं नहीं थी, लेकिन आप उसको लेके आए अपने विटनेस के तौर पे। अब अपने विटनेस से आपने खत ले लिया, वो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाया है, पाकिस्तानी कानून के तहत आया है, वो आपके ताल्लुक, आपके रिश्ते, आपके कारोबारी ताल्लुक की बुनियाद से आया है। तो आपको खत ले आए हैं, उनको बुला लें। अब खत लाए हैं तो उसको बुलाना भी आपकी जिम्मेदारी है, कानून ये कहता है। रहा कि जी परवेज मुशर्रफ को के पास JIT गई थी। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का साबका सदर था। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में अपने घर में हाउस अरेस्ट था और उसके घर को सब जेल करार दिया गया था। JIT वहां गई किसी शहजादे की और उससे पूछगिछ करने गई थी। यहाँ पे उस शहजादे ने JIT के सामने पेश होके अपने कंटेंट को वेरीफाई करना है और सवालों के जवाब देने हैं। वो विटनेस आ रहा है आपकी तरफ से, उसके लिए ये डिसीजन देना कि वो पेश हो, वरना नहीं मानेंगे। तो और क्या आपने क्या जजेस को गालियां देनी है या दोबारा वही
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपने अपने कारकुनों के जरिए चढ़ाई कर देनी है। सर मुझे एक और बात ऐड कर लेने दें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर एक और बात बार बार की जा रही है कि इसमें FIA की टीम की के हवाले से बात हो रही है कि पहले ये कहा गया था कि FIA की टीम इसको हेड करेगी, अब ISI और दीगर इदारों के ऊपर भी उनकी शमूलियत के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। सर ये आपके ख्याल में इस एक मामले से निमटने का वाहिद ज़रिया, वाहिद हल, वाहिद रास्ता यही है कि इस GIT को मुकम्मल तौर पर मतून कर दिया जाए, इसे मुतनाज़ा बना दिया जाए, या इसकी प्रोसीडिंग्स को होते रहने देना और उसके बाद नतीजे को इस वक्त पर अल्लाह ताला पर छोड़ना और अपनी सदाकत के, अपनी दयानत के सबूत पेश कर देना, ये काफ़ी होगा? मैं कह रहा था तो मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की कि प्रोसीडिंग अवाम के सामने आनी चाहिए, और ये अगर वो भी चाहते हैं तो फिर हो जाना चाहिए। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, हम सुप्रीम कोर्ट तो कोई दबाव नहीं डाल रहे, हमने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है कि हम चाहते हैं कि ये मामला अवाम की अदालत में हो, वो भी फैसला कर सके। जहाँ तक GIT का ताल्लुक है, आप किसी कानूनदान को बुलाकर पूछ लें कि उस एविडेंस की क्या हैसियत होती है जो कानून शहादत के मुताबिक रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये आप किसी भी कानूनदान को बुलाकर पूछ लें। जहां तक कतर का जो खत था वो उस ट्रेल का हिस्सा था जो अदालत में मांगी गई थी। अगर उसकी आपको वेरिफिकेशन चाहिए, उसका प्रोसेस भी मौजूद है, माजी में GITs करती रही हैं। जो मुशर्रफ था और यहाँ फर्क ये था कि वो अक्यूज था, उसको जाकर अगर उसके घर में एविडेंस रिकॉर्ड हो सकता है, तो यहाँ भी एक आदमी जो बैनुल अक़वामी शख्सियत है, कोई मामूली आदमी नहीं है, कोई अननोन आदमी नहीं है, पूरी दुनिया उसको जानती है, दुनिया में स्टेचर है उसका, कोई वो ऐसा शख्स नहीं है जो नामालूम इंसान हो, तो उसका जाकर वहां पर रिकॉर्ड हो सकता है। आपकी जो एम्बेसी है वो एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है, आप खत लिखकर भेज सकते हैं, उसका जवाब आ सकता है। अच्छा शाहिद साहब, ये मुझे एक बात बताइएगा। सर एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा था, अगर आप इस पर रोशनी डालें। मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ वज़रा, जैसे आज भी आप 3-4 वज़रा जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते दिखाई दिए, आपके ख़्याल में पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी का सब कुछ छोड़ करके और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से खिताब करना, हर दूसरे दिन ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत, जो मैं आपके कहे पे मान लेता हूँ कि अपोजिशन लगा रही है मेला, उसका देना, आपके ख्याल में सर ये और मामले को मशकूक नहीं बना रहा कि आप लोग शायद किसी और रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल मशकूक नहीं बना, हमने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमने हफ्ते वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, शाम को 5 बजे के बाद जो भी हमारी हुकूमती जिम्मेदारी है उनको निभा कर हम वहां पर आए, और हमने पहली बात यही की कि हम चारों वफाकी वज़रा हैं 4 साल, 25 साल से ज्यादा हम PMLN के साथ हैं और मोहम्मद नवाज शरीफ के साथी। हमारा भी ये हक बनता है कि जो गैर मामूली इल्जामात जिनकी कोई हैसियत नहीं है जो लगाए जा रहे हैं, उसका जवाब हम भी दें। और हमने ये कहा कि हमें मना किया गया था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि इस बात में मत जाएं, हमने पहले भी मशवरा दिया था, लेकिन ये हमारा हक बनता है और हमने अपने हक को एक्सरसाइज किया है। हमने किसी की तस्दीक नहीं की, हमने किसी का मजाक नहीं उड़ाया, हमने किसी को गाली नहीं निकाली। गालियां अल्लाह के करम से निकालने का बड़ा मौका है, उसका भी वक्त आ जाएगा। सर ये मुझे बताइए, तहरीक इंसाफ बार बार इल्ज़ाम फिर दर इल्ज़ाम ये लगा रही है, आप ये मुझे बताएंगे कि तहरीक इंसाफ ने वो जो शेरवानी सिलवा के रखी हुई है उसको पहनने का मौका कब आएगा? कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सीज़न ख़त्म होगा? कब तहरीक इंसाफ, उसके वोटर्स, उसके सपोर्टर्स को, उसके कायदीन को खुशियाँ नसीब होंगी, और कब आप लोग जो हैं वो मायूसी का शिकार होंगे? आप क्या सवाल कर रहे हैं आप? देखिए, फैसला आवाम के पास। हम इलेक्शन आ रहा है, 1 साल से कम का अर्सा है, इलेक्शन आ जाएगा, जिसकी हक में पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे उसको इक़्तिदार में आने का हक है। यही जमहूरियत का तरीका है। गालियां निकालना जमहूरियत का हिस्सा नहीं है, बेबुनियाद इल्जाम लगाना नहीं है, औतान तराशी सियासत नहीं है जो बन चुकी है। हमने तो अपने जो इल्जाम लगाए गए थे उसका एक ही जवाब दिया कि GIT की जो तफ्तीश हुई है उसको
सामने पेश कर दें, अवाम को फैसला करने दें। आज तक 2 दफा वज़ीर-ए-आला रहने, 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद भी नवाज शरीफ पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। सवाल एक किया गया था कि क्या उन्होंने 2013 में जो कागज जमा कराए उसमें कोई कमी थी, कोई ऐसा छुपाया गया था? ये सवाल था, ये पिटीशन थी। इसका जवाब आना चाहिए था कोर्ट की तरफ से, नहीं आया। उन्होंने जीआईटी मुकर्रर कर दी, जिस पर तमाम कानूनदान कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है इस किस्म का एविडेंस गैदर करना। अच्छा शाहिद साहब, मुझे ये बताइए सर, मुझे ये बताइए इन तमाम बातों को छोड़ करके मंडे वाले रोज आप क्या चीज फोर्सी कर रहे हैं? आपके ख्याल में क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, जो होना है, जो करना है वो अदालत ने करना है। हमने ताउन करना था, मुकम्मल ताउन उससे किया। मैंने वहां भी कहा कोई मिसाल दिखाएं कि किसी की बेटी पेश हुई हो अदालत में जीआईटी के सामने। तो हमने जो ताउन करना था हमने उफ भी नहीं की, वहां पेश हुए। और हम चाहते हैं कि अवाम देख ले कि वहां पर क्या बातें हुई। आपको रिकॉर्डिंग अगर पेश हुई, आप देख लेना कि वहां पर क्या क्या बातें हुई है और किस किस्म की तफ्तीश हुई है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राइट सर, आपका नुक्ता कन्वे हो गया। यहाँ मुझे एक मुख्तसर से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाजरीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। आज की एपिसोड वाकई बड़ी स्पेशल साबित हो रही है। एक और अहम तरीन हुकूमती शख्सियत राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर क़ानून पंजाब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी बिलाखिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। सर कैसे मिजाज है, खैरियत से हैं आप? जी खैरियत है। राना सनाउल्लाह साहब, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में कि अचानक हुकूमती सफ़ों में, मुझे ऐसा लग रहा है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, इतनी हबड़ दबड़, इतनी बौखलाहट, इतनी उजलत पसंदी कहाँ से दर आई? अचानक वफाकी वज़रा की एक पूरी मुस्तनद टीम ने इतनी धुआंधार किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नई बात नहीं थी। जीआईटी को उसके हवाले से पहले भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, आज भी उन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का कमोबेश जो है वो इजहार किया गया। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं, आप उसकी तस्हीह फरमा दें या तरदीद फरमा दें, कि हुकूमत ने शायद नविश्ते दीवार पढ़ लिया है। क्या फरमाएंगे? देखिए, बात ये है कि हर आदमी जो है वो अपनी सोच के मुताबिक जो है वो चीज़ों को ट्रांसलेट करता है। अगर आपकी सोच ये है तो आप मेरी बात को इस तरह से समझेंगे कि मुझे बड़ी बौखलाहट है, मुझे बड़ी परेशानी है और मैं बड़ा घबराया हुआ हूँ, मैंने को नोश्ता दीवार पढ़ लिया है। मामला ये है कि कतन ना कोई बौखलाहट है, ना कोई परेशानी है। हमने ऐसे हालात, बल्कि इससे भी बदतर हालात को सियासी तौर पे पहले भी देखा है, और हम इंशाअल्लाह ताला अगर कोई ऐसा मामला सामने आया तो उसको बड़ी बहादुरी से, बड़े हौसले से, बड़ी जुर्रत से पेश करेंगे। मामला रहा जीआईटी का। जीआईटी पहले मुतनाज़ा थी, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने हर मरहले पे एविडेंस बेस्ड जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब कतरी शहजादे ने जब बयान देने के लिए जीआईटी से रब्ता किया तो पहले तो जीआईटी ने कहा कि जी आप सफारत खाने आए, आप वहाँ पे आए, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। तो भाई, परवेज़ मुशर्रफ का बयान तो जीआईटी जाकर उसके घर ले सकती है, और उसका बयान जो है वो क्यों नहीं ले सकती? इसकी मिसालें मौजूद हैं। फिर उसके बाद जब ये बात भी हो गई तो फिर बाकायदा तहरीरी तौर पे उस गवाह को यानी बाकायदा धमकाया गया है कि तुम अगर बयान दोगे तो फिर बाद में ये भी हो सकता है, फिर तुम्हारे ऊपर कानून नाफज हो सकता है, तुम्हारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आ सकती है। तो उसके बाद जो है ये जीआईटी आप मुतनाज़ा नहीं है, जीआईटी फ्रीक है। जीआईटी जो है वो अखलाकी कानूनी जवाब इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने का खो चुकी है। इसलिए हमने बिल्कुल वेल इन टाइम इस मामले को ऑन रिकॉर्ड रखा है, और ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए जो है ये इसको रजिस्टर्ड करवाना
बड़ा जरूरी है फॉर द टाइम टू कम, क्योंकि ये JIT की जो रिपोर्ट है ये कोई फैसला नहीं होगा, ये रिपोर्ट होगी, फैसला इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने करना है। तो लिहाजा ये चीज जो है इसको रजिस्टर्ड करवाना, इसको ऑफ रिकॉर्ड लाना जो है ये एक लीगल राइट है। इसमें कोई बदहवासी वाली, कोई घबराहट वाली, कोई नोश्ता दीवार वाली कोई बात नहीं है। चलें सर, नुक्ता कन्वे हो गया। बस यहाँ आपसे मैं थोड़ी सी जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे तारिक पीरज़ादा साहब से इसके ऊपर एक उनका एक्सपर्ट ओपिनियन लेने दें, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। तारिक पीरज़ादा साहब, राना सनाउल्लाह की साहब की गुफ्तगू आपने पूरी सुनी। आपके ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब अपने इस नुक्ते को किस हद तक उसकी वजाहत में कामयाब हो सकें कि हुकूमती सफ़ों में कोई बदहवासी, कोई बौखलाहट, कोई उजलत कतई तौर पर मौजूद नहीं है, हुकूमत बाकायदा बड़ी बहादुरी से आने वाले पीर का सामना करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पीर को सिर्फ रिपोर्ट सबमिट हो रही है JIT की, पीर को कोई क़यामत नहीं आने वाली, पीर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ रहा। क्या फरमाएंगे? सर उनकी बात सुन लें, पहले पूरी सुन लें, दोबारा बात कहिए राना साहब, आपकी बात सुन लेते हैं पहले। नहीं सर, राना सनाउल्लाह साहब अपनी बात कंप्लीट कर चुके हैं और अब वो आपकी बात सुनने के लिए बेचैन है। इरशाद फरमाइए। वो मेरी आजिज़ाना गुजारिश ये है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि ख्वाजा आसिफ को भी हक है और वजीर आजम को भी हक है और साद रफीक को भी हक है और हमारे मरी के जो नुमाइंदे हैं उसे क्या कहते हैं अब्बासी साहब, उन्हें भी, खाकान साहब को भी हक है और अहसन साहब को भी हक है कि वो अपने रिकॉर्ड कराएं। लेकिन ये असल में हुकूक के इजहार की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये तो असल में इन चारों वज़रा ने एक JIT की रिपोर्ट से 1.5 दिन पहले एक बहुत बड़ा हमला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किया है। देखिए JIT की क्या हैसियत है, वो तो रिपोर्ट दे देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुकी है कि ये JIT हमने बनाई है, ये सुप्रीम कोर्ट का ये एक्सटेंशन है, एक तौसीई बाजू है। आप इसको गाली देंगे तो सुप्रीम कोर्ट का देंगे, और आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है और कहा है कि अगर आपने JIT के अंदर उस कतरी बेवकूफ शहजादे को जिसको ये गलती से जिसका खत लेकर आए हैं, अगर उसका खत और तहकीकात और दस्तावेजात शामिल न की तो हम उसे नहीं मानेंगे। तो आप ये कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। असल बात ये है, राना साहब का मसला ये है कि एक वफादार इंसान है, मैं एक अच्छे कारकुन का हमेशा कदरदान रहा हूँ, लेकिन हकायक क्या है? हकायक ये है कि इसका फांसी पर चढ़ने का वक्त आ चुका है। नवाज शरीफ के बचने का 1% भी कोई चांस नहीं है। दुनिया की कोई कानूनी और शऊरी दलील नवाज शरीफ को उसकी कुर्सी को महफूज करने के काम नहीं आ सकती। इस वक्त यही बेहतर है कि वो खुद ही इस्तीफा देकर अलहदा हो जाए। सर राना सनाउल्लाह साहब, ये फांसी वाली बात कहाँ से आ गई? मतलब इसमें फांसी कैसे हो सकती है? देखिए बात यह है कि ये लोग जो हैं ये बिल्कुल यानी अपनी हसरतों को नाकाम देखते हुए ये बावले हो गए हैं। ये बिल्कुल अक्लो फहम जो है उसको खो चुके हैं, इसलिए कभी उसको फांसी चढ़ा रहे हैं, कभी जेल पहुंचा रहे हैं। तो ये वैसे ही ये जो है ये बिल्कुल यानी हवास बाख्ता, बेवकूफ और चहल किस्म के ये लोग हैं। और ये पिछले 4 साल से मियां नवाज शरीफ को गिराने के लिए जो है वो हर जतन कर बैठे हैं। इस मुल्क को रोकने के लिए, इस मुल्क में तरक्की को रोकने के लिए, इस मुल्क की दुश्मनी में इस हद तक ये चले गए हैं कि हर वो हरकत ये कर रहे हैं कि जो कि कोई गद्दार इस मुल्क का कर सकता है। और ऐसे ये अहमक और बेहुदा लोग हैं कि इनको अपने अल्फाज के ऊपर, अपनी गुफ्तगू के ऊपर जो है वो इनको कोई अबूर नहीं है। इसलिए इस किस्म की ये घटिया गुफ्तगू, कभी फांसी कभी जेल, तो ये इस किस्म की बात करते हैं। हालांकि ये जो केस है उसकी नोयत ही ये नहीं है, उसमें कोई सजा और जजा वाला मामला ही नहीं है। सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन और जो है उसकी है वो उनके लिजिटिमेट होने या ना होने का मामला जो है वो इस बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट समझेगा कि लिजिटिमेसी में कोई डाउट है तो उसका वो रेफरेंस जो है वो नैब को भेजेगा या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को भेजेगा। ये आप बता दूं कि तो
ये इनका हाल 10 तारीख के बाद 11 को ये होगा कि को बात करने के लिए अल्फाज नहीं मिलेंगे और ये दुरुस्त बात करेंगे कि हम किस तरह से जो है वो जो है वो करते हैं। राना साहब, आपकी इस बात पर मैं तारिक पीरजादा साहब से उनका जवाब ले लूं। तारिक पीरजादा साहब, राना साहब को ऐसा लगता है, लीजिए किस्सा तमाम हुआ, लाइन ही ड्रॉप हो गई। आप मुझे अब बता सकते हैं दिल खोल कर के ये एग्जैजरेशन जो आपने फरमाई बकौल राना सनाउल्लाह साहब के, इसकी दरहकीकत ज़रूरत क्या थी और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान क्यों बन गए? ये मेरा सवाल नहीं है, ये मैं राना सनाउल्लाह साहब की तर्जुमानी कर रहा हूँ। राना साहब से मेरी पिछले 4 साल में कई प्रोग्रामों में मुठभेड़ हो चुकी है। देखिए, राना साहब का मसला ये है, मैंने कहा ना कि वो एक वफादार मुलाजिम है, वजीर हैं नवाज शरीफ के, उन्हें ऐसा ही कहना चाहिए। बस अगर मुझे गाली दे रहे हैं, बेवकूफ कह रहे, कोई बात नहीं है। मेरे लिए कौमी मसला तारिक पीरजादा नहीं है। मेरे लिए कौमी मसला क्या है? पनामा का केस है। मेरे लिए कौमी मसला क्या है? हजारों अरब डॉलर, सैकड़ों अरब डॉलर या हजारों अरब रुपए जो खाए गए हैं और रिश्वतें चली हैं पिछले 4 साल में, मेरे लिए वो मसला है। और ये कि लंदन के मेफेयर के जो अपार्टमेंट हैं उनको नाजायज तौर पर ऐलान किए बगैर अब पाकिस्तान से कमाई हुई दौलत को वहां ले जाकर पाकिस्तानी कानून को तोड़कर आपने एक जायदाद खरीदी और कहा कि ये तो मेरे बच्चों के नाम, बच्चों ने खरीदी है और उन्होंने ली है। तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, यूसुफ रजा का जुर्म बड़ा था कि उसने तौहीन अदालत की थी, लेकिन बेचारा बहुत दफा अदालत में गया, अदब आदाब भी किए, लेकिन 2 साल की जो ढील मिलने के बाद फिलहाल कुदरत की तरफ से रस्सी कसी गई और उनको 1 मिनट की कैदोबंद की सोबत देकर सुप्रीम कोर्ट ने घर भेज दिया था। मेरा ख्याल है इस मसले का उसी तरह का मुंसिफाना हल होना चाहिए। एक दिन सुप्रीम कोर्ट को मियां साहब को बुलाना चाहिए और उसमें बिल्कुल यूसुफ रजा गिलानी की तरह उनसे सवाल जवाब होने चाहिए और कहना चाहिए कि ये दस्तावेजात है और ये वो दस्तावेजात है जो आपने देनी थी और नहीं दी। ये मुकदमा आपकी अदम ताउन की वजह से या दस्तावेजात अदम फराहमी की वजह से अब आपके खिलाफ जा रहा है। लिहाजा हम आपको इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम होने के एजाज से महरूम करते हुए आपकी असेंबली की रुकनियत और आपकी वजारत उज़्मा के खात्मे का ऐलान करते हैं। सर, मान लिया जाए बहस के लिए ही सही, मेरे पास आखिरी 1 मिनट रह गया है, अगर बहस मुबाहिसे के लिए मान भी लिया जाए कि आप जो कुछ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने बिलफर्ज मुहाल मन ऐसे ही कुछ कर भी दिया, इफ एट ऑल वाली बात है, तो भी इसमें फांसी वाली कोई बात नहीं है, तो भी इसमें कोई इस तरह की चीज नहीं है कि जिससे देखिए मैंने मुहावरतन फांसी की बात की थी। ओहदे से अलहदा होना मियां साहब के नजदीक फांसी पर चढ़ जाने के बराबर है। तो ये उनकी जिंदगी, उनकी बादशाहत, उनकी मुलूकियत, उनकी हाकमियत पाकिस्तान पर, इसके मुतालिक वो तस्वुर नहीं कर सकते कि उनके हाथ से जा सकती है। अब एक कवानीन पाकिस्तान को तोड़कर जब आपने तोड़ा था, ये बात तो उस पर सोचनी चाहिए थी। देखिए एक बात किसी ने पाकिस्तान में बहस नहीं की है, वो जो मरियम ने कहा ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पर तो असल में अदालत की तरफ से किसी वक्त गिरफ्त होनी चाहिए। उसने कहा कि अगर कौम का रुपया लूटा जाए, यानी हुकूमत पाकिस्तान का रुपया लूटा जाए तो उसकी पकड़ धकड़ और एहतसाब हो सकता है, लेकिन अगर हम जाती तौर पर कोई अपना रुपया कमाते हैं तो उसमें, चाहे उन्होंने कहा नहीं ये लफ्ज़, मतलब यही था, तो उस जाती रुपए के सिलसिले में हम जितने मर्जी कवानीन तोड़ दें, क्योंकि वो हमारे जाती रुपए है, लिहाजा हम उन्हें जहन्नुम में लेके जाएं, लंदन लेकर जाएं, कहीं लेके जाएं, आप हमसे उसके मुतालिक कवानीन तोड़ने का हम पर इल्जाम नहीं लगा सकते। तो ये तो असल में जुर्म का एतराफ है। किसी ने इस बात सर आपका नुक्ता कन्वे हो चुका है तारिक पीरजादा साहब। पता नहीं आने वाले दिन, आने वाली घड़ियां और लम्हात नून लीग के मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ देंगे या नहीं, इसका फ़ैसला आने वाले वक्त पर छोड़ते हुए हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म तो होता है, लेकिन प्रोग्राम के अख्ताम पर अपने इंट्रो से एक्स्ट्रो को कनेक्ट करते हुए सरदार नबील अहमद ख़ान गबूल साहब को एक शेर हदियतन पेश करना चाहता हूँ। वफ़ा जो तुमने कभी मुझसे निभाई होती, वफ़ा जो तुमने कभी मुझसे निभाई होती, उम्र ना मुफ्त में सड़कों पे गंवाई होती। इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।